हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। यूपी टेट में पूछे गए सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले सवाल। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर गए सो सिलेक्शन आपका यहाँ से डन है। आज का हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 20 में से आपका 15 राइट होना चाहिए, वरना एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इन पीवाईक्यू को ध्यान से देखिए, आपका चयन इन्हीं से होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से। सो बिना डिले किए इन प्रश्नों को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का है, टुंड्रा का है, सवाना का है, रेगिस्तान का है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसका है? तो ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर लें, ये घने बहुस्तरीय होते हैं। कई प्रकार के पौधों और जानवरों को ये आश्रय देते हैं, रहने का स्थान देते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक उत्पादक वाला पारिस्थितिकी तंत्र। ये रहा सेकेंड नंबर सवाल। यह भी सवाल आपका 2018 के अंदर पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन कह रहे हैं कि मृतक भक्षी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अपशिष्ट उत्पाद को खाते हैं ऐसे जीव को मृतक भक्षी कहा जाता है। इस प्रश्न का भी पहला ही आंसर आपका सही है। आई होप सो आपका भी यह प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, ध्यान रखना है। अगर गलत हुआ भी होगा तो नेक्स्ट एग्जाम में आपका नहीं गलत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल। वे जीव जो अन्य जीवों जैसे घून और केचुआ के अपशिष्ट या फिर मृत शरीर को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन कह रहे कि सर्वाहारी कहा जाता है, अपर्दाहारी कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वे जीव जो जीवों जैसे घून हो गया, केचुआ हो गया, अपशिष्ट हो गया, इन सब को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपर्दाहारी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी सही है। अपर्दाहारी एक ऐसा जीव है जो मृत या फिर सड़ने वाले पौधों या जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपर्दाहारी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। ये रहा फोर्थ नंबर सवाल, और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन कह रहे कि मोंटे पिसीस है, ओजोस डेल सलाडो है, हुआस्कैरन है, माउंट एकांगुआ है। आंसर डी सही है। माउंट एकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस प्रश्न का आंसर डी सही है। ध्यान है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांगुआ है। नंबर सवाल, और कल्चर से आपका एक सवाल एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, सारे कल्चर को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन कह रहे हैं कि जड़ी बूटियों की खेती करने की कला और विज्ञान, घास की खेती करने की कला और विज्ञान, वन वृक्षों की खेती करने की कला और विज्ञान, फूलों की खेती करने की कला और विज्ञान। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वानिकी से, ध्यान रखना है। वनों वृक्षों की खेती से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी सवाल है क्योंकि यह भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये रहा 6 नंबर सवाल। अगर 5 नंबर गलत हुआ था, 6 नंबर सवाल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम सेम सवाल है। सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? ऑप्शन बस सेंस है। ऑप्शन कह रहे कि सब्जी के वृक्षारोपण से संबंधित है, रेशम के कीड़े के पालन से संबंधित है, वानिकी से संबंधित है, बागों में अंतर्वर्तीय फसल से संबंधित है। अभी अभी हमने बताया सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वानिकी से है, वनों से है, ध्यान रखना है। सी आंसर आपका सही है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। सो अगर वन्य एवं वन्य उत्पाद न रहे, वानिकी रहे, तो आपको वानिकी आंसर लगा देनी है। सिल्वी कल्चर का संबंध वानिकी से है, यानी वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। भी सवाल किसी सन में आपका पूछा गया यूपी टेट के अंदर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं? आयोडीन के, आर्गन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के। समुद्री शैवाल मुख्य रूप से आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे। समुद्री शैवाल आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन जैसे आवश्यक तत्वों का एक स्रोत है। हालांकि आयोडीन का उच्च सेवन करने से क्या होता है? मानव स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचता है। तो यह भी बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला 8 नंबर सवाल, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, दिवस से आपको एक ना एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। 1 नंबर के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ख़ास करके पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं, उसको आपको रट लेने, पढ़ लेने हैं। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, तो दिवस से एक ना एक सवाल आपका ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए और सवाल गलत ना हो। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 21 मार्च या फिर 3 अप्रैल। आपको ध्यान रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आंसर आपका सही है। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो इसमें विश्व जल दिवस की बात की जाए तो हर साल 22 मार्च को मनाए जाते हैं। ओज़ोन दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपका 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ओज़ोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को, विश्व वन दिवस आपके 21 मार्च को। एक बार लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, चीज़ें याद हो जाएँ। 3 नंबर सवाल, यह भी सवाल आपका दिवस से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 22 मई को? इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है। ध्यान रखना है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 22 मार्च की बात कर ले, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। तो विश्व आर्द्र भूमि पूछा जाए 2 फरवरी आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोकैलेमिया होता है या फिर घेंघा रोग होता है या अरक्तता होता है या रतौंधी होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, गर्दन में सूजन वगैरह आना स्टार्ट होता है। ऑप्शन में घेंघा रोग ना दे करके ग्वाइटर दिया जाए तो इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से जो रोग होता है वो होता है घेंघा रोग। 7 नंबर सवाल, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करा है, रॉबर्ट ब्राउन ने करा है, रॉबर्ट हुक ने करा है या रॉबर्ट कोच ने किया है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने करा है? जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज। ध्यान रखना है, कब किया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बैक्टीरिया की खोज ऑप्शन ए सही है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने करा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का जो 10% का नियम है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? टंसले के द्वारा, रेइटर के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा या कार्ल मोबियस के द्वारा? यह किसके द्वारा दिया गया है? रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। सी आंसर सही है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, इनके अनुसार यह नियम दिया गया है। पारिस्थितिकी में जो है इस नियम के अनुसार एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। साथ ही साथ यह भी बात ध्यान रखना है। अगला 13 नंबर सवाल, गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं? गैलीलियो के द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है या फिर बॉयल के द्वारा दिया गया है? गति के नियम आप सब जानते हो अच्छे से, किसके द्वारा दिए गए हैं? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। बी आंसर सही। काफ़ी छोटा सा सवाल है, कई बार छोटे सवाल एग्जाम के अंदर ज़्यादा गलत होते हैं। ध्यान रखना है, गति का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, हिस्टोरिया एनिमैलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन करें कि अरस्तू हैं, डार्विन हैं, लैमार्क हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। हिस्टोरिया एनिमैलियम में एनिमल का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तू के द्वारा लिखा गया है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन कह रहा है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य है या लाख बहोशी अभ्यारण्य है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य आपका लाख बहोशी अभ्यारण्य है। यह जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो लाख बहोशी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, जब भी पूछा जाए
यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, कौन-सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक पाया जाता है, मेथनोइक पाया जाता है या फिर ऑक्सैलिक पाया जाता है? टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। सवाल 18 नंबर सवाल, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह सवाल आपका 2017 में आया है, आ भी सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, ध्यान रखना है, डी आंसर आपका सही है। अगला सवाल और लास्ट का सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? यह 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 1984, 25 दिसंबर 1983, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1985। ध्यान रखना है 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि यह 2 से 3 बार आपका पूछा गया सवाल है। एक सवाल होमवर्क में है। 20 नंबर सवाल, बैक्टीरिया की खोज किसने करा है? अभी-अभी हमने बताया, ध्यान से प्रश्न को किए होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप कर पाएँगे। किसने करा है ये कमेंट करके आपको बताना है। आई होप सो ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि बहुत ही कम समय में हमने 1 से लेकर 19 सवाल तक डिस्कस किया। वही सवाल डिस्कस किए जो आपकी यूपी टेट में आ सकते हैं और आए हुए हैं। सो इस तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इससे बेहतर कंटेंट के साथ। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।